ओके गाइस, आज हम अपने केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा कि सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, कंसंट्रेशन एंड इट्स इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं, उसका एक न्यूमेरिकल भी किया हमने। उन्हीं सबको आगे लेके चलेंगे। वेंडा फैक्टर क्या होता है वो हमने पढ़ा, वो सीखा। ठीक है, वेंडा फैक्टर का थोड़ा सा टॉपिक और बचा हुआ, आज हम कंप्लीट कर लेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, और उसको आज कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग सभी घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। गुड मॉर्निंग। हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा अगर, तो जो उसके आई की वैल्यू होगी वो एन के इक्वल होगी। एन मतलब नंबर ऑफ आयंस liberated by compound in solution। हमने क्या पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके लिए जो वेंटो फैक्टर की वैल्यू होती है वो उसके द्वारा दिए गए नंबर ऑफ आयंस के ही इक्वल होता है। फिर हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी पढ़ा था, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्योंकि हम वैसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो हमने बताया कि हम वी विल यूज द फॉर्मूला 1 + n-1 इनटू अल्फा, और वी कैन से x आल्सो। अल्फा या x आपको दिया होगा और आई आपको पूछेगा कितने नंबर ऑफ आयंस निकलेंगे, वो आपको आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम की नॉलेज बताएगी। ठीक है गाइस। थर्ड जो, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक्स पे आने से पहले मैं एक न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, आप उसको भी समझ लो ध्यान से कि H2SO4 is 95% ionized. Calculate its Van't Hoff factor. Calculate its Van't Hoff factor. Calculate its Van't Hoff factor. बहुत सिंपल है। अब समझो ध्यान से, मैं कहना ये चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि हमें पता है, ऑलरेडी बच्चों को पता होगा कि H2SO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ऊपर जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा कि इसका वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, वही जो जितने नंबर ऑफ आयंस ये हमें प्रोवाइड करेगा, विच इज इक्वल टू 3। बट ये फिलहाल गलत है क्योंकि इसने क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली ये मेंशन किया है कि H2SO4 इज नॉट 100% आयनाइज्ड, इट इज 95% आयनाइज्ड ओनली। सो आपको फिर न्यूमेरिकल करने के लिए इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। I इज इक्वल टू 1 + n-1। n पता है आपको, 3 आयंस देगा। कैसे देगा? H2SO4 जब ब्रेक होगा तो 2H प्लस SO4 -2, तो 2 हाइड्रोनियम आयन और एक सल्फेट आयन दिया इसने, तो 3 आयन दिए टोटल। तो 3 - 1 इनटू अल्फा हमारा है, अल्फा हमें दिया हुआ है 95%, तो डेसिमल्स में करेंगे तो 0.95 आ जाएगा, 0.95 लिखेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 इंटू 0.95, मतलब ये आ जाएगा 2.9। ठीक, इसका मतलब समझ लो। आपको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, आपको ज़्यादा कॉमन सेंस भी थोड़ी सी दिक्कत करती है। आपको समझ में आ गई होगी बात कि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हमें पागल करने के लिए 95% दिया है, तो मैं तो उसको 3 ले लूँगा तो गलत हो जाएगा। आपको जो सवाल में दिया है वही फॉलो करना है आपको। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट आता है हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं हम, वो बहुत सिंपल है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है विच इज नॉन आयनाइजेबल और डिसोसिएबल।
ऐसा सब्सटेंस जो टूटता नहीं है, ब्रेक नहीं होता सोल्यूशन में जाने के बाद, उसे हम नॉन आयनाइजेबल, नॉन डिसोसिएबल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस का अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो वो ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है, यूरिया हो जाएगा, अमाइंस, ठीक है, समझ रहे हो ना, ठीक है, अल्कोहल, सो मैनी एटसेट्रा, बहुत सारे हैं, मतलब देयर इज नो काउंटिंग। मोस्टली मैं सिंपल भाषा में लिख सकता हूँ, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मोस्टली का मतलब है बहुत सारे, नॉट ऑल, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। तो क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका जो अल्फा होगा वो जीरो होगा, और अगर अल्फा जीरो होगा तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा की जगह आप जीरो रख दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आई की 1। अब आई की वैल्यू अगर 1 आई है, दिख रहा है आपको, यानी कि अगर आपने यूरिया को वाटर में डिसॉल्व किया तो एक मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया एक मॉलिक्यूल की तरह ही बिहेव करेगा, उसमें डिसोसिएशन नहीं होगा। तो हमें पता है कि आई का फॉर्मूला था n ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय n थ्योरेटिकल, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी है, हमने जो थियोरेटिकली डाटा लिया और जो ऑब्जर्वेशन ली, दोनों क्या आएगी, सेम आएगी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व, क्योंकि आई 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो n ऑब्जर्व जो होगा वो n थियोरेटिकल के इक्वल आएगा। समझ गए बच्चों, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर हम एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो उसकी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसकी थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वल रहती है, बिकॉज वहां पे आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इट इज नॉट ट्रू, उसमें क्योंकि आयंस टूटते हैं तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। क्लियर है ना बच्चों, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो इस चैप्टर से इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स में आता है, जिसका नाम है, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, मैंने जिस सीक्वेंस में लिखा था उसी सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद ऑस्मोटिक प्रेशर, वी विल स्टार्ट विद ऑस्मोटिक प्रेशर, बहुत आसान है। देखो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट एक बीकर है, इसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया, और इसके अंदर हमने रेजिन डाला, रेजिन मतलब समझ लो किशमिश, किशमिश खाई होगी सबने, ठीक है। तो रेजिन डाल दिया ऐसा, ओवरनाइट उसको छोड़ दिया, एक रात के लिए छोड़ दिया। सुबह अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का मिलेगा, स्वेलो। ये नॉर्मल रेजिन है और ये हमारा स्वेलो रेजिन है। ये आप प्रोसेस देख सकते हो, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। इस तरीके का ये स्वेलो हो जाएगा। स्वेलो क्यों हो जाएगा इसको समझो, ठीक है। स्वेलो ये इसलिए हो गया क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें क्योंकि इसको हमने पानी में डाला था, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आउटसाइड फ्रॉम द रेजिन से, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आउटसाइड फ्रॉम द रेजिन से कहाँ को एंटर कर रहे हैं, रेजिन के अंदर एंटर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, स्वेलो हो गया। इस प्रोसेस को नेचुरली, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑस्मोस। इस प्रोसेस को जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ओवरनाइट जो कुछ वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर के पार्टिकल्स जो है वो रेजिन के अंदर हो गए, जिसकी वजह से वो स्वेलो हो गया है, उसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहा जाता है, ठीक है।
दूसरा अगर मैं समझाऊं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेकेंड। कंसंट्रेटेड NaCl ले लो, मतलब नमक ले लो, और उसमें स्वॉलो, जो हमारा स्वॉलो रेजिन है उसको डालो। ये अभी स्वॉलो रेजिन है, और ओवरनाइट जब आप देखोगे सुबह तक वो वापस जैसे पहले था वैसे हो जाएगा, या उससे भी पतला हो जाएगा। तो हुआ ये कि अब ये हुआ होगा यहाँ पर कि वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो स्वेलो रेजिन से बाहर निकल के सॉल्ट की मीडियम में जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो श्रिंक कर गया, और श्रिंक होने की वजह से, और ये हमारा नॉर्मल रेजिन वापस हो गया। ठीक है, सुबह तक ये आपको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है क्या? आपने इसमें कोई फोर्स लगाया, किसी तरीके को कोई फोर्स अप्लाई किया, या फोर्स ड्राइविंग फोर्स अप्लाई किया जिससे कि या तो पानी उसके अंदर चला जाए या पानी उसके अंदर से निकल जाए, ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब है कि ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस of flow of solvent particles from dilute solution to concentrated solution। बहुत इंपॉर्टेंटली इसको याद रखना। कई जगह कई डिफरेंट बुक्स या कई डिफरेंट टीचर्स जो है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, वो बताने का तरीका डिफरेंट होता है। डाइल्यूट, लोग ऐसे बोलते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो वो एक टर्म है जो कि मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोल्यूशन की, और सोल्यूशन में हमेशा सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। सोल्यूशन तभी बनेगा जब एक सोल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, ठीक। तो बाहर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी सोल्यूट पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर आउटसाइड द रेजिन कोई भी सोल्यूट पार्टिकल नहीं है, तो वो एक डाइल्यूट हो गया। अंदर रेजिन के अंदर जो है दूसरे सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो वो एक कंसंट्रेटेड हो गया। तो डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल हो रहा है, और वो भी स्पॉन्टेनियसली थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आ रहा है आपको? देखो ध्यान से, मैंने आपको समझाया कि ऑस्मोसिस, ये दोनों ऑस्मोसिस ही है, ये भी ऑस्मोसिस है, दिस इज एन ऑस्मोसिस, दिस इज आल्सो एन ऑस्मोसिस। डिफरेंस ये है कि एक में सॉल्वेंट पार्टिकल बाहर से अंदर आ रहा है, दूसरे में सॉल्वेंट पार्टिकल अंदर से बाहर जा रहा है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन को तुम समझो, डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, बाहर सिर्फ पानी है तो वो डाइल्यूटेड है, और अंदर जो है पानी थोड़ा होगा प्लस समथिंग डिफरेंट और भी चीजें हैं किसमिस के अंदर का जो सब्सटेंस होता है वो, तो वो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हुआ। तो डाइल्यूट सोल्यूशन से कंसंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जो स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सिर्फ और सिर्फ किसका? इसको भी मार्क कर लो, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का, ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स। उस स्पॉन्टेनियस फ्लो को थ्रू अ मेम्ब्रेन that allows only one type of particle, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब यही है, that allows only one type of particle, because उसके पोर्स का जो साइज होता है वो सिर्फ एक पार्टिकल को ही अलाउ करता है। ऑब्वियसली सॉल्वेंट को करेगा, बिकॉज सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़े छोटे होते हैं, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, तो इट विल नॉट अलाउ द सॉल्यूट पार्टिकल टू पास थ्रू इट, ठीक है। अब अगर बात करें एसपीएम की, एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल,
और एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल का एग्जांपल बहुत सिंपल, एनिमल सेल मेम्ब्रेन। और आर्टिफिशियल में हम यूज करते हैं Cu2 Fe CN6। ठीक है, ये हमारी एक नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, हम सब में होती है ये। ठीक है, और ये जो आर्टिफिशियल हमने बनाई हुई है ये है हमारी आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, कोई दिक्कत बताओ? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। ऑस्मोसिस को थोड़ा और क्लियर करने के लिए मैं और थोड़े एग्जांपल लेता हूँ। देखो, लेट्स से कि हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के हमने दो चेंबर बना लिए थ्रू प्रोवाइडिंग अ सेपरेटिंग वॉल विच इज मेड अप ऑफ SPM। ये जो वॉल है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बनी हुई है। ठीक है, क्लियर? SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के एक तरफ मैं प्योर वाटर डाल दे रहा हूं, ठीक है, एक तरफ हमने प्योर वाटर डाल दिया और दूसरी तरफ हमने सॉल्ट सोल्यूशन डाल दिया। दूसरी तरफ हमने सॉल्ट सोल्यूशन डाल दिया। तो सॉल्ट सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज हम ऐसा करते हैं, डिफरेंट कलर से बना लेते हैं। ठीक है, ये सॉल्ट सोल्यूशन है, ब्लू से हमने सॉल्ट सोल्यूशन दिखा रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। इस तरफ सॉल्ट सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन का मतलब हुआ कंसंट्रेटेड, और प्योर वाटर मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन। चलो, जिस तरफ हमने सॉल्ट सोल्यूशन डाला है उस तरफ एक मासलेस पिस्टन लगा रहे हैं हम। उस तरफ हमने एक मासलेस पिस्टन लगा दिया। दिस इज अ पिस्टन। अब होगा क्या, जस्ट डेफिनेशन को रिमाइंड करो कि ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो, डू यू अंडरस्टैंड? सॉल्वेंट पार्टिकल का फ्लो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर है? दिखाई दे रहा है सब कुछ साफ साफ? स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, सॉल्वेंट यहां पर वाटर है, क्लियर है ना? सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब क्योंकि वाटर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का फ्लो इस चेंबर से इस चेंबर की तरफ हो जा रहा है, तो इस तरफ क्या होगा, फोर्स लगेगा। यहाँ लिक्विड राइज करने की कोशिश करेगा, अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे वो सॉल्वेंट के हो चाहे सॉल्यूट के हो। अगर हम उसको इंक्रीज करेंगे तो ये पिस्टन को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। सपोज हमने ऊपर से फोर्स लगाना शुरू कर दिया, एक्सटर्नल, हमने ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो at a stage where the pressure exerted by the concentrated solution at piston in upward direction becomes equal to the pressure applied externally in downward direction hence
इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। समझ रहे हो? एट दैट पॉइंट जहां पर जो नीचे से सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो पिस्टन पे प्रेशर लगा रहा है और ऊपर से जो हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया है, प्रेशर अप्लाई कर दिया है, वो इक्वल हो जाएगा। तो एट दैट टाइम दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, उसी पॉइंट पे बोलेंगे कि हम जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस इज रिटार्डेड सॉरी बच्चों, स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, मेरी भावनाओं को समझना। ऑस्मोसिस इज रिटार्डेड, उस पॉइंट पे ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो उस प्रेशर को जो हम एक्सटर्नली बाहर से लगा रहे हैं, दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर व्हिच इज डिनोटेड बाय पाई। P इज इक्वल टू पाई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आ गया? तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकलता है उसका एक जस्ट जनरल व्यू दिया है मैंने तुम लोगों को, ठीक है? कोई दिक्कत बताओ बच्चों? नहीं ना? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इसको इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक चीज, इफ केस अगर मैं एक बना लूं, तो इफ P इज ग्रेटर देन पाई, अगर मैं एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा कर दूं, पिस्टन पे जो मैं बाहर से प्रेशर लगा रहा हूं वो ज्यादा लगाने लग जाऊं ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो क्या होगा? रिवर्स प्रोसेस विल स्टार्ट। रिवर्स प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, वही सॉल्वेंट पार्टिकल्स अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट की तरफ फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। आरो सभी के घर में होगा, ठीक है? सो दिस प्रोसेस is called as रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर है ना बच्चों? जो आरओ आपके घर में लगा हुआ है उसका बिल्कुल सेम प्रिंसिपल होता है। हम एक्सटर्नल मोटर लगाते हैं, उस एक्सटर्नल मोटर का यही काम होता है कि जो भी ऑस्मोटिक प्रेशर है उस पर्टिकुलर लिक्विड पे, उससे एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करें, ताकि सॉल्ट सोल्यूशन जो हमारा खारा पानी होता है, जो भी कह लो, है ना, उससे लिक्विड पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स निकल के प्योर वाटर के चैम्बर में जा सके और उसी के थ्रू हमारा वाटर प्योरीफाई होता है, ठीक है? चलो, एक और तरीका है जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ये थोड़ा सा आपको चीज़ों को और इलेबोरेट करके दिखा देगा। जैसे कि मैं बना रहा हूँ फिर से एक चैम्बर जिसके अंदर मैंने एक इस तरीके का लिक्विड कॉलम, एक फनल सी डाल दी है, समझ लो जो भी है ये फनल जो भी बोलते हैं इसको। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये एसपीएम का बना हुआ है। ये किस मटेरियल का बना हुआ है? एसपीएम का बना हुआ है, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक मैं इसको डिफरेंट कलर मार्क कर देता हूँ। जो रेड आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज मेड अप ऑफ एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक? चलो, बाहर अगेन बाहर जो है मैं प्योर वाटर डाल दे रहा हूँ। बाहर जो है हम प्योर वाटर डाल रहे हैं और फिर से वही अंदर जो है हम सॉल्ट सॉल्यूशन डाल रहे हैं, ठीक है? कहने का मतलब फिर से वही, बाहर डाइल्यूट सॉल्यूशन है और अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। बाहर डाइल्यूट सॉल्यूशन है और अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब होगा क्या? देखो ध्यान से, ऑस्मोसिस होगा।
सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेंगे, दिखाई दे रहा है ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स इनसाइड द चेंबर फ्लो कर रहे हैं, तो यहां पर लिक्विड ऑफ वाटर विल राइज, लिक्विड ऑफ वाटर विल राइज। एक सेकेंड, वो ब्लू कलर में था तो ब्लू में ही रखते हैं, ठीक है। लिक्विड में ये राइज करेगा, लेट्स से यहां तक राइज करता है, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूं ए बी सी डी। ए बी सी डी एक लिक्विड कॉलम तैयार हो गया, सोल्यूशन कॉलम बोल लो, लिक्विड कॉलम बोल लो, ठीक है। अलग से बना दो मैं इसको, ए बी सी डी, और इसके अंदर ये हमारा लिक्विड सोल्यूशन है। क्योंकि लिक्विड कॉलम है तो इट विल अप्लाई सम फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू इट्स वेट, और फोर्स लगा रहा है तो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। सेम चीज देखो पिछले की तरह रिलेट करो, हमने पहले तो मैकेनिकली एक्सटर्नल प्रेशर खुद लगाया था, अभी लिक्विड कॉलम अप्लाई कर रहा है जो खुद ही डेवलप होगा। तो एट अ स्टेज द प्रेशर exerted by the solution column will be equal to the osmotic pressure to the osmotic pressure, that is pi। पाई जो है, P जो है, P जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है फ्रॉम द लिक्विड कॉलम, और पाई विल बी इक्वल टू पाई विच इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। ये इक्वल होगा किसके, एच रो जी। सपोज ये एच हाइट तक राइज हुआ है, तो लिक्विड कॉलम जो प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाता है आपको पता है एच रो जी होता है। तो दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर to calculate the osmotic value of osmotic pressure through a solution column, ठीक है। अगर इस तरीके का न्यूमेरिकल इन केस बन जाता है तो रिमेंबर इट, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, कितने हाइट तक लिक्विड कॉलम उठाए, डेंसिटी और जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो आपको दी रहेगी, ग्रेविटी तो याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे और एक्सटेंड करते हैं, और अब हम आते हैं अपने मेन फंडे पे। अब स्टडीज क्या दिखाती हैं, स्टडीज दिखाती हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इट डिपेंड्स अपॉन, पहला पाई जो है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, ठीक है। कैसे करेगा डिपेंड, तुमको पता ही है, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा पाई भी उतना ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कंसंट्रेशन कौन डिफाइन करेगा, मोलैरिटी की बात हो रही है ना, ध्यान से देखो, मोलैरिटी, और मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। याद आ रहा है हमने क्या बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, तो सीधा रिलेशन है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा जो पाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर पे कैसे होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है दे विल मूव फास्टर, दे विल गो फ्रॉम द सॉल्वेंट पार्टिकल विल मूव फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन चेंबर टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन चेंबर फास्ट, समझ रहे हो, ठीक है। अगर आप कंबाइन कर दें इन दोनों को तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो जो एक कांस्टेंट आता है वो आता है एस, ठीक है, वेयर एस इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट। डोंट बी मिसगाइडेड, बताते नहीं हैं ज़्यादातर टीचर, बट यहाँ पर जो एस होता है वो है आइडियल सॉल्यूशन कांस्टेंट, फिर भी हम उसे न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू आर, आर पता ही है सबको, आइडियल
गैस कांस्टेंट। तो ज़्यादा झंझट नहीं करनी है हमें, पाई इज इक्वल टू CRT विल बी द फॉर्मूला, क्योंकि आर की वैल्यूज हमें मालूम है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे। ठीक है बच्चों, आर की दो वैल्यूज होती हैं बेसिकली जो यूज होंगी, बिकॉज न्यूमेरिकल उसी के अकॉर्डिंग होगा। एक तो वैल्यू होती है आर की 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, और इसको आप अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 25/3 भी लिख सकते हो, यू नो दैट। ठीक है, अगर आपको ये वैल्यू यूज करनी है तो रिमेंबर है कि आपको वॉल्यूम किस में गिवन होना चाहिए, मीटर क्यूब में। टेम्परेचर तो सोचना ही नहीं है, केल्विन में। ठीक है, और क्या चीज़ है, प्रेशर। टेम्परेचर केल्विन, वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो प्रेशर आपका किस में आएगा फिर, प्रेशर आपका आएगा तो पास्कल में और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखा है। ठीक, दूसरी जो वैल्यू होती है आर की वो होती है 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। इट मीन्स कि आपका वॉल्यूम होना चाहिए लीटर्स में, आपका जो क्या बोलते हैं उसे टेम्परेचर तो सोचने नहीं है, वो कुछ भी हो आपका केल्विन ही रहेगा। तो जो आपका प्रेशर आएगा, यहाँ पर जो प्रेशर कैलकुलेट होने वाला है वो किस में कैलकुलेट होगा, ATM में कैलकुलेट होगा। रिमेंबर इट। ठीक है, आपको यूनिट्स का बहुत खास तरीके से ध्यान रखना होगा, क्योंकि यूनिट्स बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम। अभी हमने पढ़ा कि पाई इज इक्वल टू CRT, ये फॉर्मूला पढ़ा, क्योंकि पाई हमने कैलकुलेट किया तो ये हमारा कौन सा होता है, पाई ऑब्जर्व्ड होता है। यू नो, ये जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारा ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। विल बी इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखो, C ऑब्जर्व्ड, या मैं इसको बेटर तरीके से लिखता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू R इनटू T। ठीक है, अब रिलेशन पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, रिलेशन पढ़ा था क्या कि I इज इक्वल टू होता है N ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय N थियोरेटिकल। N थियोरेटिकल, यहां से अगर मैं N ऑब्जर्व निकालूं तो वो आएगा I टाइम्स N थियोरेटिकल। पुट करो जरा, तो पाई ऑब्जर्व्ड विल बी इक्वल टू I टाइम्स N थियोरेटिकल इंटू RT डिवाइडेड बाई V। थोड़ा सा इसे अरेंज करो तो I टाइम्स हमको ये दिखाई देगा N थियोरेटिकल RT डिवाइडेड बाई V। ये किसके इक्वल होगा, मैं इसको अलग से मार्क करता हूँ। ये जो है हमारा, ये हमारा किसके इक्वल होगा, पाई थियोरेटिकल के। सिंपल दिखाई दे रहा ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम कंसंट्रेशन, थियोरेटिकल कंसंट्रेशन इनटू R इनटू T, CRT विल बी द पाई। तो पाई ऑब्जर्व्ड is equal to I times pi theoretical. This is a very, अब देखो अगर हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो I की वैल्यू 1 होती है, हमने पढ़ा अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो I की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 1 रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन में आने वाली है, मतलब जो प्रॉपर्टी थियोरेटिकली है वही ऑब्जर्वेशन में आएगी। बट अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रोलाइट हुआ, तो आई की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। आप आंसर निकालोगे कुछ, सपोज आपने आई कंसीडर नहीं किया न्यूमेरिकल में, आंसर निकाल दिया, आई की वैल्यू 2 थी, आपने निकाला 60, आंसर आ रहा 120, तो हो गया आपका तो खत्म सवाल। ठीक है, तो समझ लो आई की इंपॉर्टेंस क्या है, इसलिए आई मैंने सबसे पहले पढ़ा दिया।
कि आपको पूरी तरीके से नॉलेज होनी चाहिए डेप्थ में, कंसेप्ट को कभी मत छोड़ना, गलती कभी भी नहीं होगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। जो बेसिक कंसेप्ट है उन्हें कभी मत छोड़ो। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, ठीक है। चलो देखो सवाल है 6 ग्राम यूरिया इज डिसॉल्व इन 5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेक आर इज इक्वल टू 1/12 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। वो मैंने तुम लोगों को कन्वीनियंस के लिए लिख दिया। कैलकुलेट पाई ऑस्मोटिक प्रेशर में कैलकुलेट करना है आंसर। कोशिश करो सभी पहले वीडियो को पॉज करके और फिर आंसर को मैच करना, मैं तो सोल्यूशन कर ही दूंगा, ठीक है। तो 6 ग्राम, सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कैलकुलेट कर लो, बिकॉज फॉर्मूले में जरूरत पड़ने वाली है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया होता है मास ऑफ यूरिया अपॉन में मोलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला हमने पीछे लास्ट क्लास में NH2CO NH2 बताया था, और इसका मोलर मास हमने कैलकुलेट किया था, तो ये आया था 60 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा है 6 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास 60 विच विल बी इक्वल टू 1/10 मोल, ठीक। 1/10 मोल्स हैं अवेलेबल। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है C नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय I इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू R इंटू T। यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अभी तो मैं सब लिख दे रहा हूं बार बार। यूरिया इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है इसका मतलब इसका I है, सॉरी 1, इसका I की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो फॉर्मूले में अब रख दो, तो I हो गया 1, पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया है 1/10, वॉल्यूम है हमारा 1/5 लीटर इंटू R को मैंने बोला तुम्हें 1/12 लो, और T इन केल्विन लेना। 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 273 प्लस 27 300 केल्विन। तो इसको काटो, एक 0 से एक 0 गया, एक काम करो काटना खुद, मैं सिंपल सॉल्व करके लिखता हूँ। 1/2 ATM बचेगा, यानी कि इसका मतलब 0.5 ATM, ठीक है 0.5 ATM। समझ आ रहा है पाई कैलकुलेट करना कितना आसान है। मैंने थोड़ा डाटा सिंपल लिया हुआ है तो मैं थोड़ा और जल्दी हो गया। न्यूमेरिकल कैसा भी हो ऐसा ही होगा, डाटा डिफरेंट हो सकता है, न्यूमेरिकल ऐसा ही होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, वो तुम कर लेना। 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in 5 liter at 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं डायरेक्ट ही थोड़ा सा ना डायरेक्ट लिखूं, पाई इज इक्वल टू I टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू R इनटू T। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl जो आएंगे वो आएंगे गिवन मास 5.85 डिवाइडेड बाय मोलर मास 23 और 35.5 मतलब 58.5। इसको काट दोगे अगर तो 0.1 आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा, सेम नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl वैल्यूज पुट कर दो। हाँ एक सेकंड, ये भी लिख लो यहाँ पर। I फॉर NaCl क्या होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है पूरा टूटेगा, सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो पूरा टूटेगा, तो जितने नंबर ऑफ आयन से देगा उतना ही उसका I होगा, ठीक है।
तो पाई इज इक्वल टू 2 इंटू में 1/10 इंटू 1/5 इंटू 1/5 इंटू आर 1/12 इंटू टेम्परेचर अगेन 300, तो ये 180 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखो सवाल के अंदर, अगर आपने, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपने आई कंसिडर नहीं किया होता, तो अगर आपने आई कंसिडर नहीं किया होता तो यहाँ पर 2 नहीं रखते, और 2 अगर नहीं रखते तो आपका आंसर फिर क्या आता, 0.5 ATM, जो कि ऊपर वाले सवाल की तरह हो जाता। तो समझ लो, यूरिया डाला या NaCl डाला तो उससे फर्क क्या पड़ा, वो कौन बता रहा है हमें? हमें आई बता रहा है, पेंट ऑफ फैक्टर बता रहा है। क्लियर है ना? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ केसेस हैं हमारे पास, कैसे कैसे उस तरीके के सवालों को सॉल्व करते हैं। मैं हर प्रकार के सवाल को का केस बना के उसका एक न्यूमेरिकल करा के आगे बढ़ूंगा, तो आप समझना किस तरीके से उसे हमने किया है, सॉल्व किया है। ठीक है, चलो केस फर्स्ट, इफ सॉल्यूशन कंटेन मोर देन one type of solute. If the solution contain more than one type of solute, तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे और सोल्यूट पार्टिकल्स पे ही ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है, तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों, एक सोल्यूट भी अपना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, दूसरा सोल्यूट पार्टिकल भी अपना कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा। तो आपको उसमें फिर आपको रिमाइंड करना है, जैसे आप रिमाइंड करना है डाल्टन्स लॉ, याद होगा सबको। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि किसी कंटेनर में अगर n नंबर ऑफ गैसेस हैं तो द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल द गैसेस होगा वो इक्वल टू होगा द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच गैस। हर गैस इंडिविजुअली जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी उन सबका सम विल बी इक्वल टू क्या होता है, टोटल प्रेशर। तो यहाँ पर भी आपको वही दिमाग में लगाना है कि पाई जो होगा टोटल, क्या होगा, पाई 1 सोल्यूट 1 की तरफ से प्लस पाई 2 सोल्यूट 2 की तरफ से प्लस पाई 3 से लेकर अगर n नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं तो दिस फॉर्मूला विल गिव यू द आंसर, सिंपल। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ाऊं तो पाई 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, N1 RT I1 N1 I1 N1 RT अपॉन V1, नहीं V1 नहीं, वॉल्यूम तो एक ही है, प्लस I2 N2 RT अपॉन V प्लस I3 N3 RT अपॉन V से लेकर INV INNN RT अपॉन V, ये होगा पाई टोटल। यहाँ से जो कॉमन आ रहा है ले लो, तो बचेगा I1 N1 प्लस I2 N2 प्लस IN NN RT अपॉन V विल बी इक्वल टू पाई। कैसे भी कर लो, अलग अलग प्रेशर निकाल के जोड़ लो, एक साथ इस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल कर लेते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो दिख रहा है अभी जो टॉपिक पढ़ा उसी के सवाल है। इस 2 सॉल्यूट हो गए, दोनों सॉल्यूट्स को हमने 5 लीटर पानी में डिसॉल्व कर दिया तो वॉल्यूम 5 लीटर रहेगा। 5 लीटर पानी में डिसॉल्व किया तो दोनों अपना अपना ऑस्मोटिक प्रेशर देंगे, तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है। तो सिंपल, मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, मैं पहले एक चैम्बर बना देता हूँ, ये यूरिया का और ये हमारा NaCl का, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। यूरिया का मोल जो गिवन मास है वो है हमारा यूरिया का 6 ग्राम,
मोलर मास है इसका 60 ग्राम पर मोल, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 6/60 इज इक्वल टू 1/10 मोल। सेम उसका भी आएगा क्योंकि सेम डाटा पे सवाल हमने पीछे किया है। ठीक है, NaCl का मास है हमारे पास, NaCl का मास है 5.85 ग्राम, इसका मोलर मास जो है वो है 58.5। अगेन अगर आप इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो वो आ जाएगा 1/10 ग्राम मोल, सॉरी 1/10 मोल। I1 क्योंकि ये हमने फर्स्ट सॉल्यूट माना है, ये हमारा सेकंड सॉल्यूट है, तो फर्स्ट I1 कह रहा हूँ मैं, या I यूरिया कह लो, यूरिया लिख रहे हैं तो यूरिया का वेंट ऑफ फैक्टर 1 होता है क्योंकि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर 2 होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और ये 2 आयंस देगा। मेरे ख्याल से जो डाटा चाहिए वो हो गया है। वॉल्यूम हमारे पास टोटल 5 लीटर है, और हमारा क्योंकि लीटर में है तो 1/12 यूज करेंगे, वी विल यूज 1/12। ठीक है, और टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। तो जो पाई टोटल होगा वो आएगा I1 N1 I ऑफ यूरिया N ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाई कुछ नहीं प्लस I ऑफ NaCl इंटू N ऑफ NaCl इंटू R इंटू T अपॉन V। वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा 1 इंटू 1/10 प्लस 2 इंटू 1/10 इंटू 1/12 इंटू 300 डिवाइड बाई 5। तो दिस विल कम एज 1.5 आई थिंक। कंफ्यूज नहीं होना, आगे बढ़ते हैं, केस 2 करते हैं। If 2 or more than 2 non-reacting solutions are added. If 2 or more than 2 non-reacting solutions, if 2 or more than 2 non-reacting solutions are added, then we know pi total is equal to I1 N1 plus I2 N2 plus IN NN RT अपॉन V। V सबको पता होना चाहिए यहाँ पर क्या यूज होता है, टोटल, V टोटल वॉल्यूम। अगर मैं इसको इधर भेज दूं V टोटल को, तो क्या आ जाएगा, पाई टोटल इंटू V टोटल इज इक्वल टू आ जाएगा I1 N1 RT अपॉन RT, मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, I2 N2 RT प्लस IN NN RT। क्या करो कि पाई टोटल इंटू V टोटल इज इक्वल टू यहाँ पर देखो किस चीज की कमी है, वॉल्यूम की कमी है, दिखाई दे रहा है, तो V1 से मल्टीप्लाई V1 से डिवाइड कर दो, I1 N1 RT अपॉन V1 इंटू V1 इज इक्वल टू नहीं प्लस यहाँ पर भी वॉल्यूम की कमी है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 से V2 से मल्टीप्लाई करो, I2 N2 RT अपॉन V2 इंटू V2
प्लस यहां पर Vn से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, In Nn RT अपॉन Vn इंटू V। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम कुछ कहते हैं, दिखाई दे रहा है, पाई 1 कहते हैं। ठीक है, दिस इज पाई 1 V1। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो है पाई 2 V2, इसी तरीके से पाई 3 V3, सिमिलरली पाई n Vn इज इक्वल टू पाई टोटल V टोटल। वी कैन सिंपली से, हमें क्योंकि पाई कैलकुलेट करना होता है, तो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 प्लस पाई 3 V3 से लेकर पाई n Vn डिवाइडेड बाई V टोटल। ठीक है, पाई टोटल क्या होगा हमारा, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 प्लस पाई 3 V3 से लेकर टोटल पाई n Vn डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। 2 लीटर ऑफ 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद 3 लीटर ऑफ 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन at 27 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट रिजल्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। बहुत सिंपल सवाल है, दिखाई दे रहा है ना, सारा डाटा दिया हुआ है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले चैम्बर बना लेते हैं। ये हो गया यूरिया का, ये हो गया NaCl का। यूरिया इसको अपन 1 नाम दे देते हैं, इसको अपन 2 नाम दे देते हैं, क्योंकि 1 2 1 2 सिंबल लेके चल रहे हैं तो बेटर रहेगा, थोड़ा यूरिया और NaCl लिखने से बचेंगे। तो यूरिया का वॉल्यूम V1 जो है हमारा 2 लीटर है, और इसका मोलैरिटी कैपिटल M दे रखा है 1 मोलर। इसका मतलब इसका नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मोलैरिटी, पता है ना सबको फॉर्मूला, इनटू वॉल्यूम। इसका मतलब इसका 1 इंटू 2 मोल्स। और क्या चाहिए, टेम्परेचर तो खैर कॉमन होगा दोनों का। हाँ, इधर आ जाओ, V2 दिया हुआ है हमें 2 लीटर 3 लीटर, एंड इसका मोलैरिटी दिया हुआ है कैपिटल M 2 मोलर। तो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स होगा N2, वो होगा इसका मोलैरिटी M1 M2। ठीक है, इसका मोलैरिटी इनटू V2। ठीक है, मोलैरिटी है इसका 2 और वॉल्यूम है इसका 3, मतलब 6 मोल। NaCl के मोल्स हैं 6, यूरिया के मोल है 2, टेम्परेचर कॉमन है 300 केल्विन। टोटल वॉल्यूम, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी हमें, फॉर्मूला भी मैं ऊपर फिर से दिखा दूंगा। V टोटल, तो यूरिया का वॉल्यूम 2 लीटर प्लस NaCl का वॉल्यूम 3 लीटर विच इज इक्वल टू 5 लीटर। और R पता ही है, क्योंकि लीटर दिया हुआ है तो वी विल यूज 1/12 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। करते हैं, फॉर्मूला क्या था, पाई टोटल इज इक्वल टू, मैं एक्सपेंडेड फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये कहाँ गया, ये क्या है, ठीक है, मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। ये भी यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे, पाई 1 अलग कैलकुलेट करके, पाई 2 अलग कैलकुलेट करके, तब इसमें लाके रखेंगे। उतनी झंझट क्या करें, हमें जब वो फॉर्मूला पता ही है। तो क्या है फॉर्मूला, I1 N1, ठीक है, प्लस I2 N2, I1 N1 प्लस I2 N2 इंटू RT अपॉन V टोटल। वैल्यूज रखते हैं I1, अच्छा वो तो लिखा ही नहीं ना हमने, हाँ मैं लिख देता हूँ, ये इधर है, I2 इलेक्ट्रोलाइट NaCl2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, I1 नॉन इलेक्ट्रोलाइट यूरिया 1, ठीक है,
तो I1 है हमारा 1 इंटू N1 नंबर ऑफ मोल्स 2 प्लस I2 है हमारा 2 और इंटू नंबर ऑफ मोल्स है हमारा इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 6 मोल 6 इंटू R 1/12 इंटू 300 और वॉल्यूम टोटल है हमारा 5 लीटर। सॉल्व कर लेंगे तो 5 से अगर इसको काट दिया जाए तो 60 आ जाएगा, 12 से काट दिया जाए तो 5 आ जाएगा और ये हो गया हमारा 6 टू जा 12 प्लस 2 14 14 पंजे 70 80। केस 3 करते हैं। केस 3 क्या कहता है इफ 2 और मोर reacting solutions are mixed together। if 2 or more reacting solutions are mixed together, reacting यहाँ पर ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अगर कोई दो सॉल्यूशन मिक्स कर रहा है और उसमें ऐसी चीजें डली हुई जो आपस में रिएक्ट कर जाती हैं तो हमें हमेशा वो मोल्स उठाने हैं जो रिएक्शन होने के बाद बचते हैं। इसको ध्यान रखना, हमेशा वो मोल्स आप ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते वक्त यूज करोगे जो रिएक्शन के बाद बचते हैं। मैं नोट में यहाँ पर लिख देता हूँ, ऑलवेज यूज द नंबर ऑफ मोल्स of solute which are left after completing the reaction। रिएक्शन के खत्म होने के बाद जो मोल्स बचेंगे उनका ही यूज करना है, ठीक है। चलो तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं, कोई नया फॉर्मूला नहीं डिराइव कर रहे हैं इसमें, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। 2 liter of 0.1 molar HCl is mixed with 3 liter of 0.2 molar NaOH at 27 डिग्री सेल्सियस। फाइंड पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर अगेन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले ना मोल्स निकाल लो। मोल्स HCl के, ठीक है। वॉल्यूम आपको पता है, मोलैरिटी आपको पता है, तो मोलैरिटी ऑफ HCl इंटू वॉल्यूम ऑफ HCl लगा दो, आ जाएगा 0.1 इंटू 2 0.2 मोल्स। और अब मोल्स निकाल लो आप, दूसरा है हमारा NaOH के। NaOH के हैं मोलैरिटी ऑफ NaOH इंटू वॉल्यूम ऑफ NaOH, ये हो जाएगा 0.2 इंटू मोलैरिटी है और इसका वॉल्यूम कितना है 3 लीटर ऑफ NaOH 3, तो ये हो जाएगा 0.6 मोल। अब ध्यान से देखो, ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है इस सवाल में। रिएक्शन होगी इनके बीच, पता ही है ना, NaOH को HCl से मिलाते तो बचपन से पढ़ते रह रहे हो रिएक्शन तुम लोग सभी के सभी, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग जो है इसके बीच में रिएक्शन होगी। कैसे होती है HCl और NaOH में रिएक्शन? HCl में अगर हम NaOH डालते हैं तो NaCl बनता है और वाटर बनता है, पता है सबको, ठीक। एट T इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 0.2 मोल्स है ना, 0.2 मोल्स, ठीक। और यहाँ पर 0.6 मोल्स है इनिशियली ना, यहाँ पे 0 मोल्स होंगे। एट कंप्लीशन, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये देखो तुमको दिख रहा है ना 1:1 का रेशियो चल रहा है। एक HCl एक NaOH से कंबाइन होके एक NaCl का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो सिंपली 0.2 moles of HCl will combine with 0.2 mole of NaOH to produce 0.2 mole of
NaCl, ठीक है। तो ये तो कंज्यूम हो जाएगा, 0 मोल बचेगा। ये मैंने क्या कहा, 0.2 से 0.2 ही कंबाइन होगा कि 1 से 1 कंबाइन हो रहा है, तो 0.2 तो इसका क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। बचेगा कितना, 0.4 मोल, ये रिमेनिंग रहेगा, रिमेन्स। जीरो पॉइंट टू से 0.2 मोल कंबाइन होके 0.2 मोल बनाएगा। क्यों, क्योंकि 1 मोल से 1 मोल कंबाइन होके 1 मोल NaCl बना रहा था। तो यहां पर भी हमारा 0.2 मोल ही बनेगा, और इसका भी 0.2 बनेगा, ठीक है। बट ये हम नहीं लेंगे कंसिडरेशन में, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का कंसिडरेशन नहीं करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर रहे हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नॉट ऑन सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक। तो ये हम कंसिडरेशन में लेंगे ही नहीं, ये तो वैसे ही हट गया। डाटा जो बचा, ध्यान से देखो, एक हमारे पास NaOH उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बचा हुआ है आफ्टर रिएक्शन, आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन, और एक NaCl बचा है। HCl तो गायब हो गया ना। तो अगर आप इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दोगे कि हमें नंबर ऑफ मोल्स कब के उठाने हैं, तो जो डाटा दिया उससे सवाल कर दोगे। कुछ मोल्स हमारे HCl के दिए थे, कुछ मोल NaOH के दिए थे, उठाया सवाल, कर दिया अंधाधुंध, हो गया उसका काम। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो पॉइंट यही है कि आपको देखना है कि कौन किससे कितना कंबाइन हो गया। कॉम्बिनेशन के बाद जो बचा वो आपका प्रेजेंट मोल है। अब वो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है ना। तो उसी से हम अपना ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे। अब आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक बचा NaOH और दूसरा बचा NaCl। NaCl, NaOH का वॉल्यूम है, मैं इसको 1 कह रहा हूँ। NaOH का वॉल्यूम है, वैसे मैं V टोटल की जरूरत तो वॉल्यूम रखना है, रखें किस लिए, I1 1 कह रहा हूँ मैं इसको, सॉरी। I1 हमारा 2 होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बेस। I2 भी हमारा 2 होगा। N1 देखो NaOH कितना बचा है, 0.4 मोल होगा। N2 0.2 मोल होगा। देखो कितना बना है NaCl, दिखाई दे रहा होगा आप सबको, ठीक है। वॉल्यूम V टोटल, मेरे ख्याल से V टोटल जो है वो है 2 + 3 5 लीटर, है ना, क्योंकि वॉल्यूम नहीं बदलता। 5 लीटर, टेम्परेचर सब वही है। अब हम जस्ट सवाल कर देते हैं। तो पाई टोटल जो होगा वो होगा I1 N1 प्लस I2 N2 RT/V टोटल। I1 की वैल्यू है 2, N1 की वैल्यू है 0.4, प्लस I2 की वैल्यू है 2, N2 की वैल्यू है 0.2 इंटू R 1/12 लीटर में है, तो मैं, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए 300 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम टोटल है 5। थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, ये हो गया 0.8 प्लस 0.4 1.2 इंटू 60 और 5 1, ये आ गया 5, oh shit, ये आ गया 5, मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 12। 1.2 कहने का मतलब 1.2 इंटू 5, 12 मुझे 60, 6 सवाल सिंपल नहीं है क्या, है ना। सवाल सारे इतने ही सिंपल होते हैं, ठीक है। आपको कंसेप्ट को पकड़ना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको कंसेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। जब तक आपके हाथ में कंसेप्ट रहेगा सवाल मुश्किल हो ही नहीं सकता, ठीक है बच्चों। जस्ट अब यहाँ पर सवाल में, क्योंकि मैंने तो डाटा बहुत इजी लिया हुआ था कि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन हो जाए, बस डाटा का फर्क आएगा, सवाल का टाइप नहीं बदल जाएगा, सवाल सेम रहेगा बट डाटा फर्क आएगा, जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी, थोड़ा मल्टीप्लाई डिवाइड बड़ा होगा, उससे ज़्यादा और कुछ डिफिकल्ट नहीं करेगा एग्जामिनर। चलो
नेक्स्ट केस अपन करते हैं केस 4। इफ टू और मोर reacting species are mixed together and precipitate, PPT लिख रहा हूं मैं, ठीक है, precipitate is formed। देखो ध्यान से, केस थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, वही चीज रहेगी। If two or more reacting species are mixed together and PPT is formed। अब समझो भैया, हम क्या सॉल्यूट किसको लेते हैं, वो वाला पार्ट जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो, उसी की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ऐसी कोई चीज जो सॉल्यूशन से अलग हो गई है वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट कर सकती है? जस्ट इमेजिन, नहीं ना। बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई भी दो चीजें मिलाई, उसमें एक सब्सटेंस प्रेसिपिटेट बन गया, मतलब वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं रहा, वो सॉलिडिफाई हो गया है, अलग हो गया, सस्पेंड हो गया है, तो दैट पार्ट विल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट वेदर देयर इज द मोल्स, वेदर देयर आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट, बट वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा। समझे? एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। क्या कह रहा है एग्जांपल? 2 लीटर ऑफ 0.1 मोलर silver nitrate is mixed with 3 liter of 0.2 molar NaCl solution, aqueous solution at 27 degree Celsius। Calculate osmotic pressure पाई। चलो, नोट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर। क्या नोट रहेगा इसमें जो आपको याद रखना है, वो ये रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रेसिपिटेट विल नॉट बी टेकन into count, will not be considered, लिख लो, will not be considered। समझ गए? प्रेसिपिटेट के मोल्स नहीं उठाने क्योंकि वो सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन करा लेते हैं। क्या है रिएक्शन हमारी? पहले मोल्स निकाल लो, सॉरी पहले मोल्स निकाल लो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 तो कितना आएगा? मोलैरिटी ऑफ AgNO3, मोलैरिटी ऑफ AgNO3 into volume of AgNO3 will be equal to 0.1 into 2 will be equal to 0.2 moles। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl निकाल लेते हैं, वो आएगी मोलैरिटी ऑफ NaCl इनटू वॉल्यूम ऑफ NaCl। मोलैरिटी ऑफ NaCl गिवन है 0.2 इनटू उसका वॉल्यूम है 3 लीटर, तो ये हो जाएगा 0.6 मोल्स। अब करते हैं हम इसकी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टोइकियोमेट्रिक, वो है हमारा रिएक्शन। तो AgNO3 को अगर हम NaCl से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है AgCl, NaNO3 और AgCl, जैसे भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को अगर हम सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे तो सबको पता है सोडियम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बनेगा और सिल्वर क्लोराइड बनेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट सॉरी, रिएक्शन हो जाती है। AgNO3 के नंबर ऑफ मोल्स एट T इज इक्वल टू 0.2 मोल्स, इसके हैं हमारे पास 0.6 मोल, इसके 0.0 एट कंप्लीशन। इसके हो जाएंगे, देखो 1 से 1 कंबाइन होके 1 ही बना रहा है, तो इसके हो जाएंगे 0 मोल्स सब कंज्यूम, इसके बचेंगे 1 से 1 कंबाइन हो रहा है तो 0.2 से 0.2 कंबाइन होगा और बचेगा कितना? 0.4 मोल बचेगा, क्योंकि 0.2 क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। इसके बनेंगे कितने? 0.2 और इसके भी बनेंगे कितने? 0.2 मोल। अब तुमको पता होना चाहिए कि इनमें से प्रेसिपिटेट कौन सा है, वो नॉलेज आपको सॉल्ट एनालिसिस से लगेगी। सॉल्ट एनालिसिस 11वीं में आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा है, कुछ 12वीं में भी पढ़ोगे, बट 11वीं में इतना पढ़ा है कि आपको पता होगा कि AgCl क्या होता है,
प्रेसिपिटेट होता है। तो सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट है तो ये मोल हमें कंसीडर नहीं करने। अब जब रिएक्शन हो गई तो रिएक्शन होने के बाद दो सब्सटेंस हमारे सामने है जो अवेलेबल है इनटू द सॉल्यूशन, वो है एक है NaCl, दूसरा है NaNO3। NaCl का मोल्स है N1 कह रहा हूं मैं इसे, ठीक है, 0.4 मोल, और NaNO3 का मोल है N2 कह रहा हूं मैं इसे 2 मार्क कर रहा हूं NaNO3 को, N2 है हमारा 0.2 मोल। I होगा इसका 2, I इसका भी होगा 2। दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, तो सॉल्ट जितने भी होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वॉल्यूम जो हो गया अगेन 3 + 2 5 लीटर हो गया, ठीक है, और टेम्परेचर वगैरह हमें पता है, कैलकुलेट कर लेते हैं पाई टोटल, ठीक है। पाई टोटल हमारा आ जाएगा I1 N1 + I2 N2 इंटू RT/V। I1 का मतलब है 2 × 0.4 प्लस 2 × 0.2 इंटू 1/12 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 5, ये फिर से 565, और ये हो गया 0.8 + 0.4 1.2 इंटू 5 = 680। समझ में आ गया सभी को? इस तरीके से हम सवालों को एक्सटेंड करते जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के इन टाइप के सवाल आते हैं पेपर में, तो आपको सब सवाल के टाइप की नॉलेज होनी चाहिए ताकि सवाल कैसा भी आ जाए आप उसको सॉल्व करने के एबल हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है कंपैरिजन ऑफ टू सॉल्यूशंस। कंपैरिजन ऑफ टू सॉल्यूशंस। लेट्स से एक सॉल्यूशन A है, एक सॉल्यूशन B है। A सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई A है और B सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई B है। अगर दोनों में से किसी एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, मान लेते हैं हम कि A का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है कंपैरेटिव टू B, इन दैट केस A सॉल्यूशन को हम कहेंगे, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा? इट इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेयर टू अदर, ठीक है, और इसको कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसका कम हो, ठीक है। एक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, दूसरा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसे हाइपरटोनिक कहते हैं, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्लिक करना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। इफ पाई ए की वैल्यू पाई बी के इक्वल हो जाए, अगर दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाए तो इस तरीके के सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। That type of solution is called isotonic solution, और isotonic solution में न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है भैया, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तुम्हें मालूम है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? IA NA RTA या 1 चलो ठीक है डिवाइडेड बाई VA, या क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला सेम, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशन का सेम है तो क्या हम उसको लिख सकते हैं IACARTA, ए का टेम्परेचर, ए का वेंट फैक्टर, ए की कंसंट्रेशन इनटू R इज इक्वल टू IBCBRTB।
ठीक है। आर तो सेम है, एट इक्वल टेम्परेचर, अगर दो सॉल्यूशन टेम्परेचर सेम हो, इक्वल टेम्परेचर आर, यानी कि इक्वल टेम्परेचर का मतलब है कि टी ए जो है वो टी बी के इक्वल हो जाएगा, तो आई ए सी ए इज इक्वल टू आई बी सी बी बचे। We will use this formula when a numerical on isotonic solution is given to us। ठीक है, एक न्यूमेरिकल एक एग्जांपल करते हैं, फिर समझ में आ जाएगी सारी बात। 2 molar Na2SO4 solution is isotonic with NaCl solution at 27 degree Celsius। If Na2SO4 75% ionized, calculate the concentration of NaCl। देखो ध्यान से कि Na2SO4 एक सॉल्ट है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हुआ, तो उसका अगर हम आई की वैल्यू अगर कुछ नहीं बोला होता तो हम 3 ले लेते। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस गिवन बाय इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल बी इक्वल टू द रेंट ऑफ फैक्टर, तो ये 3 आयन देता। बट इन दिस केस हमें कुछ बोला है, क्या बोला है कि 75% आयनाइज्ड हुआ, तो सबसे पहले हमें Na2SO4 का आई निकालना पड़ेगा। तो I फॉर Na2SO4 वो कैसे निकलता है, फॉर्मूले याद है, N नंबर ऑफ आयंस गिवन 3 minus 1 into 0.75, this will be equal to 2.5। ठीक है, मल्टी सॉल्व कर लेना I Na2SO4 का। अब हमें I पता है, I NaCl का तो कुछ नहीं बोला है, तो उसे तो आप स्ट्रॉन्ग ही कंसिडर करोगे, तो उसका कितना होगा, जितने नंबर ऑफ आयंस देगा वो 2। और क्या दिया है, मोलैरिटी दी हुई है, यानी कि कंसंट्रेशन हमें दी हुई है C1 मतलब C Na2SO4 का, ये दिया हुआ है 2 मोलर, और C कंसंट्रेशन ऑफ कहाँ गया NaCl, वो निकालना है, सॉरी NaCl ये हमें निकालना है, कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। I1 I2 पता है, C1 C2, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा I1 C1 RT इज इक्वल टू, क्योंकि उसने बोला है ना, देखो फॉर्म देखो, अब बोला है क्या सवाल के अंदर, Na2SO4 सॉल्यूशन आइसोटोनिक है NaCl सॉल्यूशन के साथ। इसका मतलब है कि सीधा सीधा आप I ऑफ Na2SO4 इंटू C ऑफ Na2SO4 को इक्वल कर सकते हो I ऑफ NaCl इंटू C ऑफ NaCl। 4 चीजें हैं, 3 दी हुई हैं, एक पता करनी है, सिंपल है नहीं है। एक I ऑफ Na2SO4 कितना 2.5 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Na2SO4 2 इज इक्वल टू I ऑफ 2 इंटू में कंसंट्रेशन C ऑफ NaCl, 2 से 2 हट गया, कितना आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन आ गया 2.5 मोलर। इतना ही सिंपल सवाल होता है, ठीक है बच्चों। चलो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पे थोड़े और सवाल करते हैं और देखते हैं कि हमको कितनी अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी आगे बढ़ी, क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। चलो एक एग्जांपल और लिख रहा हूं मैं। देखो बच्चों, एक एग्जांपल कर रहे हैं हम, दिया हुआ है हमें एक कंटेनर जिसका हमने पार्ट कर दिया। ये SPM है, अगेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो डेफिनेटली सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक तरफ से दूसरी तरफ क्या हो रहे होंगे, ट्रांसफर हो रहे होंगे। समझ में आ रही बात। अब देखो हमें यही बताना है कि किस तरफ से किस तरफ से, पहला सवाल यही है कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या है, कि किस चैम्बर से सॉल्वेंट पार्टिकल निकल के किस चैम्बर में, A टू B या B टू A। सोचो बताओ, ठीक है, पॉज करके पहले दिमाग में आंसर सोच लेना एंड देन आंसर को देखने की कोशिश करना, ठीक है। देखो आंसर पहला, डायरेक्शन जो होती है वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर से मैं डेफिनेशन रिकॉल कर रहा हूं। ऑस्मोसिस इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम डाइल्यूट solution to concentrated solution। Can you see
कि यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन दी हुई है आपको 1 मोल इन 1 लीटर, 2 मोल इन 1 लीटर। डेफिनेटली कंसंट्रेशन किधर ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन, और इधर लो कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन का मतलब है कि इसके बी के कंपैरिजन में ए डाइल्यूटेड है, तो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल विल बी लाइक दिस फ्रॉम ए टू बी। ठीक, नेक्स्ट, पहले का आंसर हो गया, दूसरे का देखो। अब हमने तुमको बताया था कि पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। अब तुमको थोड़ा एक्चुअल सिनेरियो दिखाने की जरूरत है। एक्चुअल सिनेरियो क्या है कि देखो, ए भी एक सोल्यूशन है, बी भी एक सोल्यूशन है। लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है, वो ए से बी में रिजल्टेंट जा रहे हैं। समझो ध्यान से, ऐसा नहीं है फोर्स तो इधर से भी अलाउ कर रहा है, इधर से भी अलाउ कर रहा है, ए से बी को भी अलाउ कर रहा है, बी से ए को भी अलाउ कर रहा है, बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी are more than the rate of flow of solid particle from B to A। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन डिफरेंस एक बेटर टर्म रहेगा एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है, दूसरी डायरेक्शन से भी लिक्विड पार्टिकल्स आ रहे हैं, बट एक्चुअली ज्यादा पार्टिकल्स ए से बी की तरफ जा रहे हैं। दैट इज व्हाई द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस इज फ्रॉम ए टू बी। तो समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब ये हुआ कि जो कंसंट्रेशन है वो नॉट कंसंट्रेशन, वो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन है, या हम ऑस्मोटिक प्रेशर की टर्म्स में कहें, जो रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर होगा बिटवीन द टू सॉल्यूशंस। समझ रहे हो कि नहीं? मैं ऐसे कहूं इसको कि पाई रिजल्टेंट ठीक है विल बी मोड ऑफ पाई ए माइनस पाई बी होगा। क्यों होगा वो मैं जस्ट एक्सप्लेन किया तुमको। तो पाई ए, ठीक है, पाई ए इज इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनैलिटी रहने देता हूं मैं, इज इक्वल टू करता हूं इसको, इज इक्वल टू, तो पाई नेट कह लो या रिजल्टेंट कह लो, वो क्या होगा, वो होगा आई मोड ऑफ, मैं 1 और 2 मार्क कर रहा हूं, ठीक है, I1 ए वाले या ए मार्क कर दे, ए और बी लिया हुआ है, तो आई ए एन ए आर टी डिवाइडेड बाई वी ए माइनस आई बी एन बी आर टी डिवाइडेड बाई वी बी। आई की वैल्यू 1, एन की वैल्यू लिखी हुई है, ध्यान से देखना 1, आर को आर रहने दो, टी को टी रहने दो, और वी की वैल्यू भी 1 है, माइनस आई की वैल्यू 1, एन की वैल्यू बी में 2 है, ठीक है, आर को आर, टी को टी रहने दो, इसकी वैल्यू भी 1 है, तो ये आ गया हमारा आर टी माइनस 2 आर टी। मोड है तो आर टी ही बचेगा, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, वो नेगेटिव नहीं आती, इस वजह से यहाँ पर हमने मोड लगाया हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। वैल्यू अगर मैं लिख दूँ 1/12 इंटू में 300 अगर दिया होता तो, या हम इसको हटा इसको आर टी एटीएम, लीटर है तो एटीएम, ठीक है, ये हमारा पाई नेट। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, डायरेक्शन एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखने जा रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। डायरेक्शन क्या थी, ए से बी, अभी ऊपर लिखी है, रीजन भी बताया है, ठीक है, ए से बी। ए का ऑस्मोटिक प्रेशर था आर टी, जस्ट ये रहा, बी का ऑस्मोटिक प्रेशर था 2 आर टी, ये रहा, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, और डायरेक्शन है ए टू बी। तो इसका मतलब अगर हम कहें, इसको रिमाइंड करना है आपको, नोट लिख देता हूं मैं, आपको इसको नोट करना है और इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन हमेशा लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होती है। ध्यान से देखो, डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस is always from low osmotic pressure to high osmotic pressure, low pi to high pi, याद रखना है इसको, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरा पार्ट इसमें पूछा था, कैलकुलेट द वॉल्यूम, है ना। देखो दिखाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन ईच सेल व्हेन द सॉल्यूशन व्हेन बोथ सॉल्यूशन बिकम आइसोटोनिक। तो इजी है। देखो मैं फिर से चैम्बर बना रहा हूँ, यहाँ पर समझना इस चीज़ को। थोड़ा छोटा बनाएंगे इस बार। ये बीच में वॉल हो गई, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा ये एसपीएम है। हमने कहा कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन ए से बी है, तो जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो ए से बी की तरफ चल रहे होंगे। तो भैया लिक्विड सॉल्वेंट पार्टिकल ए से बी जा रहे हैं, इसका मतलब अगर इसका 1 लीटर वॉल्यूम था तो इसमें से कुछ कम होगा, ये घटेगा। इसका वॉल्यूम भी 1 लीटर था, इसका कुछ बढ़ेगा क्योंकि पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं। दिखाई दे रहा है, लेट वी लीटर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स are moved from A to B, then at a stage where the solution becomes isotonic, volume ऑफ ए, क्योंकि कम हुआ है V तो 1 माइनस वी लीटर बचेगा, और वॉल्यूम ऑफ B क्योंकि ज्यादा हुआ है तो 1 प्लस वी लीटर बचेगा। क्योंकि सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, एज सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक, सो पाई ए विल बी इक्वल टू पाई बी होगा, और आर टी सेम है तो आई ए सी ए इज इक्वल टू आई बी सी बी होगा। सिंपल है ना। आई ए कितना है 1, सी ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉरी वेंटो फैक्टर ऑफ बी विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों ग्लूकोज है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ बी। जब आइसोटोनिक हो गया था तो 1 इंटू यहाँ पे 1 है नंबर ऑफ मोल्स ए में, डिवाइडेड बाई आइसोटोनिक होने के बाद ए में जो वॉल्यूम है 1 माइनस वी लीटर है, और इधर जो मोल्स थे वो 2 थे, और वॉल्यूम कितना हो गया 1 प्लस वी लीटर हो गया। इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 1 प्लस वी इज इक्वल टू 2 माइनस 2v, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3v, तो आपका v कितना है 1/3 लीटर। v अगर 3 लीटर है तो वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम इन ए 1 माइनस वी, 1 माइनस 1/3 लीटर इज इक्वल टू 2/3 लीटर। फाइनल वॉल्यूम इन बी 1 प्लस वी इज इक्वल टू 1 प्लस 1/3 लीटर इज इक्वल टू 4/3 लीटर। समझ रहे हो? क्या मुश्किल है? नहीं ना, इतना ही आसान सवाल होता है। समझो, करो। एक एग्जांपल मैं और लिख देता हूं, फिर उसके बाद हम अपना ये आज का लेक्चर फिनिश कर देंगे। ठीक है, हमारा ऑस्मोसिस मेरी तरफ से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, टॉपिक को समझना है और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। ऑलवेज गो फॉर द न्यूमेरिकल्स ऑफ एनसीईआरटी फर्स्ट। सबसे पहले आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करेंगे, देन आपके पास फिर आप जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बुक्स होंगी, उससे आप न्यूमेरिकल्स करेंगे। बट सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के ही न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, सॉल्व उसको आप लोग करेंगे। ठीक है, लीजिए। एक अगेन एक चैम्बर, एक कंटेनर है जिसके अंदर एक हमने एसपीएम की वॉल लगाई। एक तरफ सोल्यूशन बी है, एक तरफ सोल्यूशन ए है। सोल्यूशन बी है 1.5 मोल NaCl 1 लीटर में, और सोल्यूशन बी है 2 मोल ग्लूकोज अगेन इन 1 लीटर। सेम आपको पीछे के 3 सवाल बताने हैं। डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस बताना है, ए से बी होगा या बी से ए होगा। नेट ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, सेम तरीका बताया हुआ है मैंने पिछले सवाल में। और फिर वॉल्यूम इन ईच सेल, क्योंकि जब आइसोटोनिक होगा तो वॉल्यूम ट्रांसफर हुआ है तभी वो आइसोटोनिक हुआ होगा। तो आइसोटोनिक होने के केस में एक तरफ से वॉल्यूम दूसरे में गया होगा, तो वही वॉल्यूम कितना गया और फाइनल वॉल्यूम क्या है वो आपको निकालना है। ये न्यूमेरिकल आप करेंगे
ठीक है। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे हम अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरे ये लेक्चर्स और मेरा ये एफर्ट अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा प्यार हो सके उतना ज़्यादा उसको प्यार दिखाएं, सपोर्ट करें, ताकि मैं और एनकरेज होके और जल्दी जल्दी वीडियोज़ को अपलोड कर सकूँ। फिज़िक्स की भी वीडियोज़ मुझे अपलोड करनी है, तो उसके लिए मुझे जो है थोड़ी इंकरेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये मेरा पहली बार है जो मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। नहीं तो इससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वीडियो को अपलोड करके वीडियोज़ को रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा यूट्यूब पर। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें और खूब पढ़ाई करते रहें।